Good morning all of you. I welcome you all in today's session on cost accounting. In last session we discussed about classification of cost on the basis of element and classification of cost on the basis of traceability. And when we were discussing classification on the basis of traceability, we discussed direct cost and indirect cost in detail. Some of the students raised a very nice query and they asked me to discuss some examples of indirect material and direct expenses. That means they are not worried about, I should say, you students are not worried about direct material, you are not worried about labor, whether it is direct or indirect, and also you are not worried about indirect expenses. See, the bone of contention is the examples of indirect material and direct expense. और ये क्वेरी इसलिए बहुत अच्छी हो जाती है कि वाकई में इसके एग्जांपल्स हमें जब थ्योरेटिकली हम देखते हैं तो बुक्स में बहुत कम मिलते हैं, और जो एग्जांपल मिलते भी हैं उन्हें कंसेप्चुअली समझना या डिफरेंशिएट कर पाना कि किस तरह से किसी प्रोडक्ट से अलग है, किस तरह से इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, नो डाउट इसमें होता है। और कारण ये कि हम जब भी बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की तो हम एक चीज़ बोलते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट इज समथिंग विच कैन इजीली एंड डायरेक्टली बी ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट। या अगर हम रॉ मटेरियल की या मटेरियल की बात करते हैं जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलें अगर, तो हम बोलते हैं कि फाइनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट में वो दिखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन होता ये है कि जब हम उनके एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे एक बेसिक एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल का जो बुक्स में मिलता है वो मिलता है अगर कोई शर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, या ये कह लीजिए कहीं पे स्टिचिंग हो रही है शर्ट की, यानी एक कपड़े को शर्ट में ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो वहाँ पे इनडायरेक्ट मटेरियल बोला जाता है। थ्रेड हो सकता है या बटन्स हो सकते हैं जो शर्ट में यूज में आएंगे। तो वहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि भाई बटन्स भी तो शर्ट में दिखते हैं और थ्रेड भी कहीं ना कहीं विजिबल होता है, और हमने तो ये पढ़ा है कि जो चीज़ विजिबल होगी फाइनल यूनिट ऑफ आउटपुट में वो डायरेक्ट कॉस्ट होनी चाहिए या डायरेक्ट मटेरियल होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बेसिक कन्फ्यूजन आ जाता है। देखिए अब ये कन्फ्यूजन क्यों है? ये कन्फ्यूजन इसलिए क्योंकि हम सिर्फ डेफिनेशन समझ रहे हैं, हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट नहीं समझ रहे या मैग्नीट्यूड ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट नहीं समझ रहे हैं। देखिए इसे दूसरे ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। हम कॉस्ट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्लासिफाई करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन अब हम एक क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल रख लेते हैं कि डायरेक्ट कॉस्ट वो होती है जो यूनिक होती है टू द प्रोडक्ट, यानी खास किसी प्रोडक्ट के लिए जो कॉस्ट हो रही है उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। अगर हम कोई चेयर बना रहे हैं तो जो वुड उसमें यूज हो रही है वो खास उस चेयर के लिए हो रही है, उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक बात है। फिर हम बात करेंगे, चलिए जो कारपेंटर इस वुड को कन्वर्ट कर रहा है चेयर में, उसे जो कंपनसेशन देंगे उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट लेबर। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए चीज। अब बात आती है कि इसमें इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट की जब भी हम बात करेंगे, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज टू इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स रिलेटिंग टू इनडायरेक्ट मटीरियल एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करेंगे तो हम इसे बोलेंगे द कॉस्ट विच इज कॉमन टू मोर देन वन प्रोडक्ट, ऐसी कॉस्ट जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट पे कॉमन हो। अब कॉमन होने का मतलब है कि यानी हम जो आउटपुट बना रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, खास इसी चीज के लिए उसे परचेज नहीं किया गया है, बल्कि और भी प्रोडक्ट्स के लिए उसे परचेज किया गया है। एग्जाम्पल को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है। चलिए ये जो कंपनी है जहाँ पे शर्ट्स को स्टिच किया जाता है, यानी क्लोथ से शर्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहाँ पे हम ट्राउजर्स भी बनाते हैं। तो जो क्लोथ ट्राउजर के लिए लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, जो क्लोथ शर्ट के लिए लगता है वो डायरेक्ट मटेरियल है, लेकिन हम कह रहे हैं जो थ्रेड लग रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। देखिए दो कारण समझ लीजिए। पहले तो थ्रेड की जो कॉस्ट है वो इमटेरियल हो जाती है, इनसिग्निफिकेंट हो जाती है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड, बहुत ज़्यादा महंगा आइटम नहीं है ये। दूसरी चीज़, ये यूनिक नहीं है, यानी अगर हम थ्रेड खरीद के लाएंगे तो सिर्फ किसी खास शर्ट के लिए खरीद के नहीं ला रहे हैं। हम जितने भी शर्ट मैन्युफैक्चर करेंगे, जितने भी शर्ट स्टिच करेंगे या जितने भी ट्राउजर हम स्टिच करेंगे उन सब में थ्रेड काम में आएगा। और जब हम स्टिच करेंगे शर्ट को तो ये देख के नहीं करेंगे कि इसमें कितना थ्रेड लगाना है, जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसे लगाएंगे। तीसरी चीज़, हम ये परचेज बल्क में करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब हमें शर्ट एक स्टिच करना है
और ठीक उसी समय हम जाके धागा या थ्रेड खरीद के लाएं, हम इसे बल्क में खरीद के अपने पास रखेंगे, अमाउंट इनसिग्निफिकेंट है। और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस कॉस्ट और दिस इनपुट इज कॉमन टू मोर देन वन प्रोडक्ट। सिर्फ शर्ट के लिए नहीं, ट्राउजर्स के लिए भी है। और सिर्फ एक शर्ट या एक ट्राउजर के लिए, जितने भी शर्ट्स बनेंगे और जितने भी ट्राउजर बनेंगे उनके लिए कॉमन कॉस्ट है। तो क्योंकि ये यूनिक नहीं है, मैग्नीट्यूड वाइज इनसिग्निफिकेंट है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है डायरेक्ट कॉस्ट इज द कॉस्ट विच कैन इजीली कन्वीनियंटली, ठीक बात है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इकोनॉमिकली भी आइडेंटिफिएबल विद दी कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। देखिए इकोनॉमी भी हमें देखनी पड़ेगी। अगर हम एक शर्ट में थ्रेड लगाते हैं जिसका अमाउंट बहुत थोड़ा सा होता है, उसे भी अगर हम मेजर करने पे जाएंगे कि कितनी कॉस्ट उस थ्रेड की आई, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और उसका जो कैलकुलेशन है, हम जो ट्रेसिंग करेंगे कॉस्ट की, वो शायद हमें इकोनॉमिकली इतनी फीजेबल नहीं लगे। तो दो चीज़ें बेसिक एग्जांपल लेके चलिए। ऐसी कॉस्ट जो कॉमन हो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट पे, उसे इनडायरेक्ट मानिए। चलिए दूसरा एग्जांपल आता है, जब स्टूडेंट्स बात करते हैं सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस के जो एग्जांपल है उनमें प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है। यहाँ पे हम ये समझते हैं डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है। मान लीजिए हम चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, जो एग्जांपल हम लेते हुए चल रहे हैं, इसमें हम चेयर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और चेयर मैन्युफैक्चर करते समय हमें मालूम है हमारा जो बेसिक इनपुट है यानी रॉ मटेरियल है वो वुड है। जो कारपेंटर है उसे जो हम कंपनसेशन दे रहे हैं, जो उस वुड को ट्रांसफॉर्म कर रहा है चेयर में, उसे जो कंपनसेशन दे रहे हैं वो हम कह रहे हैं डायरेक्ट लेबर है। यहाँ तक सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस क्या हो सकता है। देखिए मान लीजिए एक कोई कस्टमर आता है, हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल में एक मैनेजर भी था जो मैनेज करता है, या सुपरवाइजर था जो सारे कारपेंटर्स को बताता है उन्हें बेसिकली करना क्या है। मान लीजिए कस्टमर आता है और मैनेजर से या सुपरवाइजर से मिलता है और कहता है आपके यहाँ जो चेयर्स बनती है अच्छी बात है, मुझे इस पर्टिकुलर यानी एक डिजाइनर्स चेयर बनानी है, उसमें इस तरह की लकड़ी लगनी चाहिए या उसकी फिनिशिंग इस पर्टिकुलर वे में होनी चाहिए, और उसके लिए इस तरह का मुझे स्किल्ड लेबर चाहिए। तो ठीक बात है, जो भी उसके लिए वुड परचेज करेंगे हम उसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलेंगे, और जो भी कारपेंटर उस वुड को कन्वर्ट करेगा चेयर में उसे जो हम देंगे उसे डायरेक्ट लेबर बोलेंगे। अब मान लीजिए कारपेंटर कहता है कि इस चेयर को यानी बनाने के लिए, इस वुड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए चेयर में जिस तरह के टूल्स की जरूरत है वो टूल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये कारपेंटर का काम है, वो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो डिमांड कस्टमर की है उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ कारपेंटर बोलता है कि हमारे पास सारे टूल्स अवेलेबल हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चेयर के लिए जो टूल हमें चाहिए वो हमारे पास नहीं है। अब वो कुछ भी हो सकता है। तो मैनेजर या सुपरवाइजर को बोलता है कि क्या आप अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना काम चलेगा नहीं। चलिए सुपरवाइजर कहीं फ़ोन लगाता है और वो टूल अरेंज कराता है रेंट पे, यानी उसका हमें किराया देना पड़ रहा है। चेयर मैन्युफैक्चर हो जाती है या चेयर बना दी जाती है और हम कस्टमर को चेयर सप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो टूल हमने मंगाया है किराए पे वो सिर्फ इस खास चेयर के लिए मंगाया है। अब ना तो ये मटेरियल है यानी वुड तो हमने मंगाया नहीं है जो उस चेयर में दिख रहा हो, और ना ही ये लेबर कॉस्ट है। इसका मतलब जो किराया हमने पे किया ये हो जाएगा एक्सपेंस। आप डायरेक्ट एक्सपेंस इसलिए कहेंगे क्योंकि खास इस चेयर के लिए इस एक्सपेंस को इनकर किया गया है। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लैरिटी आ जानी चाहिए, और अगर इसी तरह के क्लासिफिकेशन या इसी तरह के डिफ्रेंसिएशन को आप लेके चलेंगे तो एग्जाम्पल्स ज़्यादा क्लियर लगेंगे। अब आप एक बार वापस जाएं, थ्योरी पढ़ें और समझने की कोशिश करें। शायद अब जब आप पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स को तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। चलिए आज के सेशन में बेसिकली हमें स्टार्ट करना था कॉस्ट शीट। अगर टाइम बचता है तो आज के सेशन में हम कॉस्ट शीट स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो नेक्स्ट सेशन में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ उसे स्टार्ट करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।